राजेंद्र काफ़ी गरीब में दिन गुजार रहा था। सारे दिन मेहनत मजदूरी करके जो कुछ उसे मिलता था उसे सिर्फ अपने परिवार का खर्च ही पूरा कर पाता था। एक तरफ तो राजेंद्र को चारों ओर से गरीबी की चादर ने लपेट रखा था, ऊपर से उसके 4 बेटियां पैदा हो गई थी। गुजरते वक्त के साथ साथ बेटियां जवानी की दहलीज पर पैर रख चुकी थी, लेकिन पैसे के अभाव में वह अपनी एक भी बेटी के हाथ पीले नहीं कर सकता था। गरीब की बैसाखियाँ थामे राजेंद्र इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसे अपनी बच्चियों की शादी करनी है तो उसे ढेर सारी दौलत चाहिए जो उसके पास नहीं थी। राजेंद्र को रात दिन अपनी बेटियों की शादी की चिंता घेरे रखती थी। वह सेठ राजाराम के पास माल ढोने का काम करता था। एक दिन उसने सोचा कि वह अपने मालिक से इस विषय में बात करे, शायद वह उसकी मदद कर दे। राजाराम की उम्र लगभग 50 वर्ष की थी। वह शक्ल से काफ़ी भद्दा लगता था, मगर उसकी दौलत ने उसे इस भद्देपन को ढक रखा था। राजेंद्र उसके ऑफिस में आया और झुककर उसका अभिनंदन किया। राजाराम ने चेहरा उठाकर उसकी ओर देखते हुए कहा, कहो राजेंद्र, कैसे आना हुआ? मालिक आपके पास एक आशा लेकर आया था। राजेंद्र ने कहा, आपकी मदद से एक गरीब का भला हो जाएगा। कुछ बताओ तो सही राजेंद्र। मालिक राजेंद्र ने कहा, मुझे अभागे की 4 बेटियां हैं और सभी जवान हो चुकी हैं। यदि आप मुझे कुछ रुपए एडवांस दिला दे तो मैं अपनी एक बेटी के हाथ पीले कर दूँ। वह धन आप मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। राजाराम कुछ पलों तक सोचता रहा, फिर बोला, राजेंद्र जी मालिक, बैठो। राजेंद्र डरता हुआ वो सामने पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। रामराज ने अपने सामने रखे इंटरकॉम का एक बटन दबाया और कहा, 2 चाय भिजवा दो। राजाराम के इस रूप को देखकर राजेंद्र मन ही मन बौखला गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा। वह उसके लिए चाय क्यों मंगवा रहा है। बात राजेंद्र की समझ में नहीं आई थी, क्योंकि उसने सुना था कि राजाराम अपने सामने किसी को बैठने की भी पसंद नहीं करता। फिर उसे बैठने के लिए क्यों कह रहा है, क्यों उसके लिए चाय मंगवा रहा है। ऐसे ही ढेर सारे सवाल का तूफान उसे मथने लगा। वह विचारों में खोया हुआ था। तभी एक नौकर एक सुंदर सी केतली में चाय रखकर चला गया। पास ही 2 कप रख गया था। सेठ राजाराम ने अपने हाथों से चाय बनाई, एक कप राजेंद्र की ओर बढ़ाया। लो राजेंद्र, चाय पियो। मालिक राजेंद्र ने कहा, मैं भला आपके सामने चाय कैसे पी सकता हूँ? कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली। यह आप क्या कर रहे हैं? आपके पास अपनी एक छोटी सी दरख्वास्त लेकर आया हूँ। आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। राजेंद्र जी मालिक, तुम बेफिक्र होकर चाय पियो। राजाराम ने कहा, बाद में हम उस विषय में बात करेंगे। डरते डरते राजेंद्र चाय पीने लगा। ट्रे में बिस्किट रखे हुए थे, मगर उसने उससे उस बिस्किट को उठाया नहीं। उसने अपने जीवन में कभी यह नहीं सोचा था कि वह एक दिन सेठ राजाराम के साथ बैठकर चाय भी पी सकता है, जिसके कई मित्र हैं और ना जाने कितने किस्म के व्यापार हैं। चक्कर उसकी समझ में नहीं आई थी। एक बार उसने यह अवश्य सोचा था कि कहीं ऐसा न हो कि सेठ राजाराम, जो कि विदुर है, अपने साथ उसकी बेटी का विवाह करना चाहता हो। लेकिन अपने इस ख्याल को उसने अपने दिल में निकाल दिया। भला उसके ऐसे भाग्य कहाँ कि जो उसकी बेटी इतने बड़े घर में चली जाए। इसी पेशोपेश में उसने चाय का कप खाली करके वापस ट्रे में रख दिया। राजाराम ने भी चाय समाप्त कर ली थी। उसके बाद राजाराम ने राजेंद्र की ओर मुखाबित होते हुए कहा, राजेंद्र जी मालिक, शायद आप यह जानते हैं कि गत वर्ष हमारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। राजाराम ने बात प्रारंभ करते हुए कहा, जी मैं जानता हूँ राजेंद्र जी। रामराज ने कहा, हमारे पास बेपनाह दौलत है, लेकिन कोई वारिस नहीं है। बस एक हमारा छोटा भाई है। जब तक इस धन का उपयोग करने वाला कोई ना हो, तब तक यह सब बेकार है। जी मैं यह जानता हूँ। आप अपनी बेटी से जाकर बात कीजिए। राजाराम ने कहा, यदि
वो हमारे घर की लक्ष्मी बनना कबूल करे तो हमें प्रसन्नता होगी। और हाँ, आप एक बात भली भांति समझ लें कि आप पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। अगर वो स्वेच्छा से इस बात को स्वीकार करेंगी तो हम आपको इतना धन देंगे कि न केवल आपकी हालत सुधर जाएगी, बल्कि आप अपनी बाकी की तीनों बेटियों का विवाह भी बड़ी शान से कर सकेंगे। राजेंद्र हकलाता हुआ बोला, जब आप आराम से घर जाइए और अपने बच्चों से बात कीजिए। यदि हमारी बात उन्हें ठीक लगे तो आप सुबह घर पर आ जाइए, बाकी बातें वही होंगी। जी। और राजेंद्र वहाँ से उठकर चला गया। उसके चले जाने के बाद राजाराम अपने ऑफिस कार्य में लग गया। राजेंद्र प्रसन्नता से चलता हुआ अपने घर आ गया। उसने आते ही अपनी पत्नी से वह सब बातें कही जो राजाराम ने उससे कही थी। राजाराम की तरह उसकी पत्नी भी प्रसन्न हुई। उसे लगा कि उसके मुसीबत के दिन खत्म हो गए, लेकिन अगले ही क्षण उसने कहा, अलका से तो पूछ लो, बुलाओ उसे। अलका को उन्होंने वहीं बुला लिया। वही उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। अलका की माँ ने उससे कहा, बेटी, आज तेरे लिए मिल मालिक से सेठ राजाराम का पैगाम आया है। उसकी उम्र जरूर ज़्यादा है, लेकिन जिन लोगों के पास धन होता है वो कभी बूढ़े नहीं होते। फिर भी उन्होंने यह कहा कि आप लोग अपनी बेटी से पूछ लें। हाँ, मैं अपनी ओर से यह कहूँगी कि यदि तुम उसके साथ शादी की हाँ कर लोगे तो न केवल हमारे दिन फिर जाएंगे, बल्कि तुम्हारी बाकी तीनों बहनों को भी रिश्ते समय से और अच्छे परिवार में हो सकेगी। तुम खूब अच्छी तरह से सोच लो, हमें सुबह बता देना। माँ ने काफ़ी प्यार भले अंदाज में समझाया। मम्मी, हाँ बोलो, इसमें सोचना क्या है? अलका ने कहा, यदि मैं सेठ राजाराम से शादी कर लूं और उसकी पत्नी बन जाऊं तो निश्चित ही हमारे परिवार की दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। अपने परिवार की खातिर मैं यह बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। राजेंद्र और उसकी पत्नी ने बलिदान शब्द पर ध्यान नहीं दिया। वे दोनों बेटी की स्वीकृति पाकर प्रसन्न हो गए। उनकी आंखों से सामने तो नोटों का ढेर घूम रहा था। अगले दिन राजेंद्र सुबह 9 बजे सेठ राजाराम की कोठी पर पहुंचा। द्वारपाल ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वह जानता था कि वह सेठ जी के यहाँ काम करता है और किसी काम से आया होगा। वह लॉन की ओर बढ़ गया। सेठ राजाराम लॉन में बैठा चाय पी रहा था। उसके हाथ में सुबह का समाचार पत्र था। उसके पास पहुंचकर राजेंद्र ने नमस्ते की। उसकी नमस्ते का उत्तर देते हुए राजाराम ने उसे सामने बैठी पड़ी कुर्सी पर बैठने को संकेत किया। राजेंद्र सामने बैठ गया। सेठ राजाराम के पास उसका छोटा भाई विनय बैठा हुआ था। उम्र यही होगी 17-18 साल। बेहद खूबसूरत नौजवान, अंग अंग गठीला व कसरती राजाराम ने विनय से चाय बनाने को कहा। विनय ने चीनी दूध प्याले में डालकर चाय की पत्ती के ऊपर से पानी डाल दिया और प्याले में चम्मच लगाकर प्याला उसकी ओर बढ़ा दिया। राजेंद्र चाय पीने लगा। राजाराम ने कुछ देर बाद समाचार पत्र एक ओर रख दिया और फिर उसकी ओर मुखाबित होते हुए कहा, कहिए, आपको क्या विचार है? जी, हम तैयार हैं, राजेंद्र ने कहा। हमने स्वयं अलका से पूछा है, उसे भी कोई ऐतराज नहीं है। जब राजेंद्र ने चाय समाप्त कर ली तो राजाराम राजेंद्र को अपने साथ लेकर अंदर गया। अंदर जाकर उसने राजेंद्र को 2 लाख रुपए दिए और ढेर सारा जेवर दिया और साथ ही यह भी कहा, आप तैयारी कीजिए और आज से ही आप अपनी दूसरी कोठी में चले जाइए, वह खाली पड़ी है। सेठ जी, यह सब कुछ मैं कैसे लूँ? राजेंद्र ने कहा, मैं बेटी वाला हूँ, बेटी वाले लेते नहीं देते हैं। आप चिंता न कीजिए, राजाराम ने कहा। आप ऐसा कुछ मत सोचिए, मेरे पास अथाह दौलत है। इसमें 2, 4 या 10, 20 लाख निकले तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, आप आराम से अपनी तैयारी कीजिए। हमारे नौकर आज ही आप लोगों को हमारी दूसरी कोठी में पहुंचा देंगे। कोठी पर आवश्यकता की हर चीज़ आपको मौजूद मिलेगी। बाकी 2-4 लाख रुपए कल आपके यहाँ पहुंच जाएगी। सेठ राजाराम का
सुस्वर बनने लायक का आप अपने आप को बनाइए, पैसे की कोई चिंता मत कीजिए। और हाँ, राजा राम ने कहा, अब आपको फैक्ट्री जाने की आवश्यकता नहीं है, आराम से रहिए, दिल खोलकर पैसा खर्च कीजिए। राजेंद्र मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न था। उसने अपने जीवन में इस कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। 2 लाख रुपए बैग में, ऊपर से जेवर। वह मन ही मन सोच रहा था कि घर जाकर इन नोटों को एक बार जी भर कर देखूंगा। कभी कभी यह सोचता था कि कहीं इतने नोटों को एक साथ से उसका हार्ट अटैक न हो जाए। वह अपने आप को संभालने का प्रयास कर रहा था। बाहर आकर राजाराम ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, इन्हें इनके घर ले जा और वहाँ से उनके परिवार को सामान सहित हमारे दूसरे बंगले पर पहुँचा देना तथा वहीं पर उनकी सेवा में रहना। जो आज्ञा सेठ जी। तब राजेंद्र के दिल की धड़कनें बढ़ती चली गई। उसे लगा यह सब स्वप्न है, हकीकत से इसका कोई संबंध नहीं है। राजेंद्र ने अपनी उंगली दांत के नीचे देकर दबाई। दर्द हुआ तो वह समझ गया कि यह स्वप्न नहीं बल्कि हकीकत है। ड्राइवर ने गाड़ी के पीछे का द्वार खोला और राजेंद्र पीछे वाली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने द्वार बंद किया और फिर गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया। राजेंद्र ने ड्राइवर को अपने घर का पता बता दिया था। राजेंद्र का तो जैसे भाग ही बदल गया था। तभी तो कहते हैं, स्त्रियां चरित्र पुरुष्य भाग्य दैवो न जानते कुते मनुष्य। अर्थात स्त्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य के विषय में तो देवता भी नहीं जानते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। ड्राइवर ने राजेंद्र को ले जाकर उसके द्वार पर उतार दिया। राजेंद्र बैग लेकर अंदर गया। उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में बैग देखकर बोली, इसमें क्या है? आओ दिखाता हूँ। और उसने अंदर जाकर उस बैग को एक पुरानी सी मेज पर रखा और खोल दिया। बैग में 100 के नोटों की गड्डियाँ लगी हुई थी। एक और कोने में जेवर पड़े थे। ये सब क्या है? अलका के पापा, यह सब तुम्हारा है अलका की माँ, राजेंद्र ने कहा। सेठ जी ने कहा है कि तुम लोग शादी की तैयारी करो, कल और पैसा मिल जाएगा। सेठ जी ने रहने के लिए अपनी एक कोठी भी दे दी है। आप सच कह रहे हैं अलका के पापा? उसने गद्र कंठ से पूछा। हाँ अलका की माँ, राजेंद्र की आवाज़ खुशी की आवाज़ कांप रही थी। राजेंद्र की पत्नी उन नोटों के बंडलों को काफ़ी देर तक इस तरह से देखती रही जैसे फिर नोटों का यह ढेर उसे कभी दिखाई न देगी। तभी ड्राइवर ने अंदर आकर कहा, आप लोग बंगले के पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। सेठ जी ने कहलवाया है कि जो वहाँ ले जाने लायक आवश्यक सामान होगा वहाँ पहुँचाया जाएगा। अच्छा भाई, अलका की माँ जी, उनके कहो कि तैयार हो जाए। राजेंद्र ने कहा, हम लोग बंगले पर चलेंगे। क्या अब हम उस बंगले में ही रहेंगे? हाँ भाई। और तब राजेंद्र की पत्नी ने अपनी चारों जवान बेटियों को तैयार होने के लिए कहा। वे सब तैयार होकर गाड़ी में आ बैठे। खुदा जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है, और राजेंद्र के साथ ऐसा ही हुआ था। ड्राइवर ने उन लोगों को लाकर सेठ के बंगले पर छोड़ दिया और वहीं पर रुक गया। दूसरे नौकर राजमहल का राजाराम का आवश्यक सामान उठा लिए। राजाराम की पत्नी और लड़कियां पागलों की भांति महल नुमा बंगले को देख रही थी। उनमें से किसी को भी यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह सब सच है। उनकी नज़र में यह सब स्वप्न था। वहाँ एक आदमी आ गया। उसने राजेंद्र को 2-3 दुकानों के पते बताए और कहा, इन दुकानों से आप लोग आवश्यकता की सब चीज़ें जितनी आवश्यकता हो खरीद लें। सेठ जी ने फ़ोन कर दिए हैं। अच्छा भाई। और इस तरह से 3-4 दिन तक वे खरीदारी करते रहे। कल तक जो राजेंद्र मामूली मजदूर था, जिसे कोई जानता तक नहीं था, आज सेठ राजेंद्र कहलाने लगा था। उन सबके ठाठ निराले थे। उनकी बेटियां सजी धजी परियां सी लगने लगी थी। खूबसूरत तो वे थे ही, दौलत आ जाने पर सोने पर सुहागा वाली कहावत चरितार्थ हो गई थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। कोठी को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा।
और फिर बड़ी धूमधाम के साथ 1 माह बाद अलका और राजा राम की शादी हो गई। अलका दुल्हन बनकर उस बंगले में आ गई। सेठ राजा राम के बंगले पर अलका का भव्य स्वागत हुआ। वह अपने कमरे में चली गई। फूलों से सुहाग सेज सजाई गई। रात्रि में अलका अपनी सुहाग सेज पर आकर बैठ गई। कुछ ही देर के बाद सेठ राजा राम भी आ गया और वही हुआ जो सुहाग रात में होता है। अलका ने अपने परिवार की खुशियों के लिए सेठ राजा राम से विवाह करने पर पत्र के समान ही हाँ कर ली थी, लेकिन इस शादी से वह मानसिक तौर पर जरा भी प्रसन्न नहीं थी। उसने तो केवल अपने परिवार की खातिर कुर्बानी दी थी। उसकी नज़र राजा राम के भाई विनय पर थी, जिसे राजा राम अपने पुत्र के समान प्यार करता था। सेठ राजा राम जब फैक्ट्री चले जाते तो अलका विनय के पास आ जाती। क्योंकि रिश्ता देवर भाभी का था ही, इसलिए उसने मजाक करने लगती थी। विनय सामाजिक तौर पर नादान था। उसे लोगों के पास उठने बैठने का पता ही नहीं था। यहाँ तक कि उसकी शिक्षा भी घर पर ही हुई थी। जब अलका उसके साथ छेड़छाड़ करती तो उसे अजीब सा महसूस होता था। शरीर के अंगों में तनाव सा आ जाता था। एक दिन जब राजा राम फैक्ट्री चला गया तो अलका विनय के रूम में आ गई। वह बैठा कुछ पढ़ रहा था। अलका ने उसे संबोधित करते हुए कहा, क्या पढ़ रहे हो देवर जी? कुछ नहीं भाभी जी, बस यूं ही दिल बहला रहा था। अच्छा। अलका अपने पीछे द्वार बंद कर आई थी। उसे उसके पास आने जाने से कोई रोक सकता था। इसके पास आते ही अलका ने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। बेचारा विनय कुछ नहीं बोल पाया। उसका सारा अंग कपकपा गया और ना जाने उसे कैसा महसूस होने लगा। अलका ने उसकी ओर देखते हुए कहा, विनय जी भाभी जी, एक बात बोलूं? कहिए। अगर हम कोई बात कहें तो आप अपने भाई साहब से तो नहीं कहेंगे? यदि आप मना करेंगी तो नहीं कहेंगे। गुड। अलका ने कहा, आओ हम तुम्हें कुछ सिखाएंगे, लेकिन इसके विषय में अपने भाई साहब से भूलकर भी कुछ न कहना। जी। उसके बाद अलका ने विनय को वह सब कुछ सिखा दिया जो उसे नहीं सिखाना चाहिए था। दरअसल उसने पहले से ही निश्चय कर लिया था कि वह शादी राजा राम से जरूर कर लिए, लेकिन विनय की होकर रहेगी। अब विनय को कुछ कहने या बताने की आवश्यकता नहीं थी। वह अलका के लिए ट्रेंड हो चुका था। राजा राम की फैक्ट्री जाते ही वे दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते। विनय को इतनी अक्ल आ गई थी कि जो खेल अलका उसके साथ खेल रही है उसके विषय में राजा राम से हरगिज नहीं कहना है। अलका की वजह से उसका सारा परिवार सुखी खुशी था और अब उसे भी कोई अफसोस नहीं था। अलका राजा राम को इस बात का जरा भी शक नहीं होने देती थी कि वह उसे नहीं चाहती है या उसके भाई को प्यार करती है। राजा राम को भी किसी तरह का कोई शक नहीं हुआ था। पति से पति का सुख मिल रहा था। एक दिन जब राजा राम फैक्ट्री चला गया तो उसके जाने के बाद ही अलका विनय के कमरे में आ गई। जवान विनय भी उसकी प्रतीक्षा में रहता था। उसके आते ही विनय ने अलका को बाहों में भर लिया। वे दोनों बिस्तर पर आ गए। उधर किसी जरूरी फाइल को लेने के चक्कर में राजा राम वापस कोठी पर आ गया। जब वह विनय के कमरे के पास से गुजरा तो उसे अंदर से आवाज़ें आती सुनाई दी। देवयोग से उसे दिन अलका दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। उन दरवाज़ों को सुनकर एक बार तो उसने सोचा विनय और उसकी भाभी बात कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ उसके अलावा बातें करने वाला और कोई नहीं है। वह आगे बढ़ गया, मगर अचानक ना जाने उसके मन में क्या आया कि उसने द्वार को अंदर ही ओर ढकेल दिया। अगर राजा राम ने विनय को आवाज़ दे दी होती तो गनीमत थी। वे उठ जाते और होशियार हो जाते। उसने तो एकदम द्वार खोल दिया और अंदर प्रवेश कर गया।
जब सेठ राजाराम ने अंदर प्रवेश किया उस समय अलका और विनय एक दूसरे की बाहों में थे, एकदम नग्न सा। उनको इस स्थिति में देखते ही राजाराम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जिस भाई को वह अपने पुत्र की तरह पाल रहा था और पुत्रवत प्यार करता था, वह ऐसा नीच काम करेगा। उसके सोचने का प्रश्न ही नहीं था। सेठ राजाराम को वहां देखकर अलका और विनय बुरी तरह से बौखला गए। बौखला जाने और हड़बड़ा जाने की बात भी थी। सेठ राजाराम फिर वहां एक पल के लिए भी नहीं रुका। वह वहां से अपने कमरे में गया। उसने सेफ खोली, उसमें लोडेड रिवॉल्वर रखा हुआ था। रिवॉल्वर निकाला और अपनी गनपट्टी से सटाकर ट्रैगन दबा दिया। एक आवाज़ हुई और सेठ राजाराम का काम तमाम हो गया। विनय और अलका उसके रूम की ओर भागे, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। कोई परिवार में इस बात को ना जान सका कि सेठ राजाराम ने क्यों अपनी जान दी थी। पुलिस आई पोस्टमार्टम के लिए लाश ले गई। रिवॉल्वर पर राजाराम की उंगलियों के निशान थे, इसलिए आसानी से यह बात साबित हो गई थी कि उन्होंने आत्महत्या की है, क्योंकि इसका कोई जानकारी नहीं था। सिर्फ अलका और विनय ही जानते थे। सच बात तो यह है कि अलका तो उसकी आत्महत्या से खुश थी। उसके रास्ते का कांटा स्वयं ही निकल गया था। रीति के अनुसार 13 दिन तक उसका शोक मनाया गया और फिर समाज की रीति के अनुसार अलका और विनय की पति पत्नी घोषित हो गए। विनय को अधिक ज्ञान नहीं था, इसलिए फैक्ट्री में भी अलका विनय के साथ जाने लगी थी। और इस तरह से ये कहानी का अंत हुआ। निष्कर्ष यह है कि आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि इसमें बेवफाई किसकी थी। जो एक तरफ राजेंद्र को एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जो राजाराम ने दिया था, वह आत्महत्या कर लिया, और दूसरी ओर जो कि एक उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था। तो आप क्या कहेंगे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और साथ ही चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।